ओके, सुनो। अब क्या होगा कि ये वाला जो हमारा प्रिज्म है, ये वाला प्रिज्म में हमारा लैटरल सरफेस भी होता है और ट्रायंगुलर सरफेस भी होता है। ओके, जो ये वाला लाइट है, इंसिडेंट लाइट है, लेट्स से द इंसिडेंट लाइट इज ई एफ। ओके, ये वाला जो इंसिडेंट लाइट है ये ई एफ है। ये वाला जो ई एफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगा ए बी लैटरल सरफेस पर, स्ट्राइक करने के बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि वो एयर मीडियम से ग्लास मीडियम को जा रहा है। तो एयर मीडियम एक रियरर मीडियम होता है और ग्लास मीडियम एक डेंसर मीडियम होता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। उसके बाद जब लाइट दूसरे सरफेस को स्ट्राइक करता है, द सेकेंड लैटरल सरफेस इज एस सी, एंड व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस एस सी, देन इट अगेन डेविएट्स बाय एन एंगल। ओके, ये वाला फिर से डेविएशन करता है। क्यों फिर से डेविएशन करता है? क्योंकि लाइट क्या करता है कि ग्लास मीडियम से चलता है, कहाँ पर लाइट चलता है ग्लास मीडियम से हमारे एयर मीडियम तक। ओके, लाइट ग्लास मीडियम से जब एयर मीडियम को चलता है तो उसका फिर से डेविएशन हो जाता है। जब उसका फिर से डेविएशन हो जाता है तो क्या होता है, द टोटल डेविएशन हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाला हमारा हो गया इंसिडेंट रे और ये वाला हो गया हमारा डेविएटेड रे। ओके, लेट्स से ई एफ इज़ द इंसिडेंट रे एंड ई एफ जी एच इज़ द एमरजेंट रे। ओके, ये वाला हमारा इंसिडेंट रे हो गया और जी एफ हमारा एमरजेंट रे हो गया। तो ये जो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे है, ये वाला जो एंगल है इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डी। इसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डी बोला जाता है। तो इसको डेविएशन एंगल बोला जाता है। सो डेविएशन एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द emergent ray, or we can say the deviation angle is the angle between the incoming ray and the outgoing ray. Okay, clear? All of you, deviation angle is very important. सर और एक समझा दो सर। हाँ, और एक बार। ओके ओके, सुनो सुनो, वेरी गुड। सुनो, मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर हमारा एक प्रिज्म है, यहाँ पर हमारा एक प्रिज्म हो गया, इक्विलैटरल प्रिज्म। तो यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक करता है, लाइट को जाना चाहिए ऐसा ऐसा जाना था, पर यहाँ पे वो प्रिज्म पे स्ट्राइक करता है और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ अलग होता है, क्योंकि प्रिज्म ग्लास से बना हुआ होता है। ओके, प्रिज्म ग्लास से बनता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर मीडियम से ज़्यादा है। मतलब जो लाइट आएगा वो क्या होगा, रियरर मीडियम से एक बार डेंसर मीडियम को आएगा, तो इसलिए वो नॉर्मल के तरफ थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। ओके, उसके बाद जो सेकेंड सरफेस है, सेकेंड सरफेस में लाइट को ग्लास मीडियम से एयर मीडियम को जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो जो लाइट है उसका जो रिफ्रैक्शन होगा वो डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम को होगा। ओके, क्योंकि वो ग्लास से एयर मीडियम को चल रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। ये वाला हमारा नॉर्मल है, सरफेस नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल से ये थोड़ा सा क्या चला जाएगा, दूर चला जाएगा। ओके, तो जब भी दूर चला जाएगा, ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला पूरा हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और ये वाला हमारा डेविएटेड रे हो गया। तो ये वाला जो इंसिडेंट रे और जो एमरजेंट रे है, ये वाला एंगल, ओके, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में जो भी एंगल है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन डी। और वी कैन से इट इज़ द इनकमिंग रे, इंसिडेंट रे इज़ द इनकमिंग रे and emergent ray is the outgoing ray. Okay, so the angle between the incoming ray and outgoing ray is called angle of deviation d. Okay, clear? Yes, sir. Very good. So what is angle of deviation, Smita?
इपिस्मिता, ओके। कौन बोलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, बोलो तो। बोलो सनक। The angle between the incoming ray and the आउटगोइंग रे। emergent ray is known as angle of deviation. हाँ, वेरी गुड। तो अगर एमरजेंट रे बोलेंगे तो हम लोगों को इंसिडेंट रे बोलना पड़ेगा, अगर इनकमिंग रे बोलेंगे तो हम लोगों को आउटगोइंग रे बोलना पड़ेगा, ठीक है। द एंगल बिटवीन द इनकमिंग रे एंड द आउटगोइंग रे, और इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमरजेंट रे। ओके, क्लियर। और ये वाला जो डेविएशन होता है, ये वाला डेविएशन 3 रीजन्स के लिए होता है। ये वाला जो डेविएशन हमारा होता है ना, सब लोगों को सुनाई देता है ना, सब लोग सुन सकते हो। ओके Yes, sir. ओके, ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ये वाला जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 3 चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है? जो ये डेविएशन एंगल है, डेविएशन एंगल डिपेंड्स ऑन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला तो हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ओके। दूसरा हो जाएगा हमारा मटेरियल ऑफ प्रिज्म। दूसरा क्या हो जाएगा? मटेरियल ऑफ प्रिज्म, ओके। मटेरियल ऑफ प्रिज्म मतलब ये कौन से मटेरियल से तैयार हुआ है, ग्लास से तैयार हुआ है या प्लास्टिक से तैयार हुआ है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, या वाटर से तैयार हुआ है, ओके। तीसरा हमारा हो जाएगा मटेरियल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, एंड द इंसिडेंट एंगल, मतलब ये इंसिडेंट एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल, ओके। तो ये 3 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। पहला हो जाएगा क्या? इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? 2 लैटरल सरफेस के बीच, ये वाला जो एंगल है ना, 2 लैटरल सरफेस के बीच जो एंगल होता है उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म ए बोला जाता है, ओके। ये वाला जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर वो डिपेंड करता है। और कौन सा मटेरियल से तैयार हुआ है? ये वाला प्रिज्म ग्लास से तैयार हुआ है, तो उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि डेविएशन एंगल कितना होगा। वो मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसका लैटरल सरफेस के बीच जो एंगल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और जितना एंगल से उसको इंसिडेंट किया जाता है, दिस इज़ द इंसिडेंट एंगल। ये वाला सरफेस नॉर्मल अगर हो जाएगा तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ के ऊपर वो डिपेंड करता है। पहला हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, दूसरा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड तीसरा हो जाएगा मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। इज दिस क्लियर टू? क्लियर ऑल ऑफ यू? और ये Yes, sir. ये एक रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को टाइम में आना है और सब लोगों को आना है, ठीक है? सब लोगों को आना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये तुम्हारे जो एग्ज़ाम के लिए जो ये क्लास है। और जो तुम लोगों को यहाँ पर बताया जाता है कि डिपेंडेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसको अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम लोगों का 1 मार्क भी नहीं कटेगा। अगर हम लोग उसको सुनेंगे नहीं तो हम लोग एग्ज़ाम में जाकर, मतलब जो 2-4 दिन पहले हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ना शुरू कर देंगे। अगर इम्पोर्टेंट नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो कितने बच्चे तो क्लास ही अटेंड नहीं करते। ओके, ठीक है। सुनो, तो समझ में आ गया सब लोगों को क्या क्या हो रहा है प्रिज्म में? क्लियर ऑल ऑफ यू? और एक बार बोलिए। और एक बार, ओके।
सुनो, और एक बार मैं समझाता हूँ तुम लोगों को ये वाला, और ये लास्ट होगा। ओके, सुनो देखो। ओके सुनो, तो ये वाला समझ लो कि हमारा प्रिज्म है। वेरी गुड मॉर्निंग गायत्री, अभी क्यों आ रहे हो? 8 बज चुका है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम था। हाँ ओके ठीक है, लांजीपल्ली में बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। तो ये वाला क्या होता है कि ये वाला हमारा एक प्रिज्म हो गया, लेट्स से ए प्रिज्म PQR एक प्रिज्म हो गया हमारा। ध्यान से सुनो सब लोग। तो PQR जब एक प्रिज्म हो गया, लेट्स से हमारा जो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे इज लेट्स से AB हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा। और जब AB हमारा इंसिडेंट रे हो जाएगा तो पहले सरफेस पर जो PQ लैटरल सरफेस है, मतलब ये वाला जो लैटरल सरफेस है प्रिज्म का, ये वाला लैटरल सरफेस में लाइट स्ट्राइक करेगा पहले। तो जब लाइट स्ट्राइक करेगा ये वाला सरफेस पे, तो उसको एयर मीडियम से कौन से मीडियम को जाना पड़ेगा? ग्लास मीडियम को जाना पड़ेगा। और अभी मुझे बताओ, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है? हाँ, ग्लेस नहीं, ग्लास। ओके, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। तो ग्लास का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो हम लोग ग्लास को डेंसर मीडियम बोलेंगे और एयर को रियरर मीडियम बोलेंगे। तो पहले लाइट क्या करता है, पहले सरफेस पर ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम को चलता है। इसलिए यहाँ पर जो नॉर्मल है, सरफेस नॉर्मल है, सरफेस नॉर्मल के तरफ ये थोड़ा ऐसा मुड़ जाता है। ओके, समझ में आ गया? सरफेस नॉर्मल के तरफ मुड़ जाता है। ये चलना था ऐसे, ये चलना था ऐसे, सीधा चलना था, पर ये सरफेस नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा मुड़ जाता है। ओके, सेकेंड सरफेस पे क्या होता है? सेकेंड सरफेस पे लाइट को ग्लास से फिर से एयर मीडियम को जाना होता है। ओके, तो जब भी लाइट ग्लास मीडियम से एयर मीडियम को जाता है तो ये डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम को चलता है। ओके, और जब भी ये डेंसर मीडियम से रियरर मीडियम को चलता है तो हम लोग यहाँ पे एक सरफेस नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। और ये वाला लाइट को ऐसे जाना था पर ये ऐसे नहीं चलेगा, वो थोड़ा सा ये जो सरफेस नॉर्मल है, सरफेस नॉर्मल से थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। क्यों ऐसे मुड़ जाएगा? क्योंकि लाइट को डेंसर मीडियम से कौन से मीडियम को जाना होता है? रियरर मीडियम को जाना होता है। ओके, क्लियर? और ये वाला जो हमारा इंसिडेंट रे हो गया, ये वाला जो इंसिडेंट रे है और ये वाला जो हमारा एमर्जेंट रे है, उन लोगों के बीच एक एंगल आएगा और ये वाला जो एंगल है उसको ही बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन डी। ओके, उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन डी, क्योंकि ये हमारा इनकमिंग लाइट है और ये हमारा आउटगोइंग लाइट है। इनकमिंग लाइट को इंसिडेंट लाइट भी बोला जाता है। ओके, और आउटगोइंग लाइट को एमर्जेंट लाइट भी बोला जाता है। तो इंसिडेंट लाइट और एमर्जेंट लाइट के बीच में जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, उसको क्या बोला जाता है? डेविएशन एंगल डी बोला जाता है। ओके, क्लियर है? डेविएशन एंगल डी। और ये वाला जो डेविएशन एंगल हमारा है, जो डी डिपेंड करता है, डी डिपेंड्स ऑन, मतलब डी कितना फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? डी जो हमारा है वो पहला डिपेंडेंसी उसका है एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। एंगल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके, एंगल ऑफ प्रिज्म का मतलब क्या है? ये वाला जो प्रिज्म एंगल हमारा है, दो लैटरल सरफेस के बीच में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल ए, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ओके, तो एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर डी डिपेंड करता है। दूसरा हमारा हो जाएगा कौन से मटेरियल से वो हुआ है, कौन से मटेरियल से वो हुआ है, मतलब मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म। ओके, प्रिज्म का मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा चीज़ है ये इंसिडेंट एंगल पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल। ओके, तो ये कितना फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? पहला तो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, ए के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, मतलब वो कौन से मटेरियल से तैयार हुआ है। और तीसरा चीज़ है ये इंसिडेंट एंगल पर भी डिपेंड करता है। तो हम लोग अगर ये तीनों से
कोई एक को भी चेंज कर देंगे तो हमारा जो डेविएशन एंगल है वो चेंज हो जाएगा। समझ लो, हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को तो चेंज नहीं कर सकते, एक बार प्रिज्म बन गया तो उसका एंगल फिक्स्ड रहेगा। और मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग अगर प्रिज्म को बना लेंगे तो उसके मटेरियल को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कौन सा एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं? ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, इंसिडेंट एंगल को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, और डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए हमारा जो डेविएशन एंगल आता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। और अगर हम लोग इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और एक्स एक्सिस में हम लोग इंसिडेंट एंगल ले जाएंगे और वाई एक्सिस में अगर हम लोग डेविएशन एंगल ले जाएंगे, तो ये वाला ग्राफ हमेशा ही यू शेप्ड ग्राफ होता है। ये वाला ग्राफ हमेशा ही क्या होता है? यू शेप्ड ग्राफ होता है। और जिस इंसिडेंट एंगल पर डेविएशन क्या होता है? मिनिमम होता है, उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे होता है, ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे वो हमेशा ही बेस ऑफ द प्रिज्म को पैरेलल होता है। इज दिस क्लियर टू यू? हाँ, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? सुन रहा था? नहीं सर। यस सर। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ। कहाँ से समझ में नहीं आया? डिपेंडेंसी समझ में आ गया ना? हाँ डिपेंडेंसी सब लोगों को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। और किसी को डिपेंडेंसी समझ में नहीं आया? अभिनय, आदित्य, आजाद, अखिल, अमरेश, किसको डिपेंडेंसी समझ में नहीं आया? आयुष, विश्वजीत, बिमला, समझ में आया ना? करण पत्र, करण पत्र, यस सर। समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये वाला जो डिपेंडेंसी है, तो हम लोग क्या बोले थे? डी डिपेंड्स ऑन। एक बार मुझे अभिनय बताओ कि डी किसके ऊपर डिपेंड करता है? जल्दी जल्दी। सर इंसिडेंट रे पर। इंसिडेंट एंगल पर। और सर मटेरियल पर। मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। किसके मटेरियल पर? प्रिज्म का मटेरियल पर। ओके, और तीसरा प्रिज्म के एंगल पर। प्रिज्म के एंगल पर। तो जब भी पूछा जाएगा तो ये तीनों रीजन लिखना है। क्या क्या रीजन लिखना है? एंगल ऑफ प्रिज्म के लिए डेविएशन होता है, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म के लिए डेविएशन होता है, और इंसिडेंट एंगल के लिए भी डेविएशन होता है। तो समझ लो कि हम लोग एक प्रिज्म को तैयार कर देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे? उसको तैयार करेंगे फैक्ट्री में। एक प्रिज्म को हम लोग तैयार कर देंगे, तो क्या हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को चेंज कर सकते हैं क्या? उसका जो दो लैटरल सरफेस के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या? मेड हो जाने के बाद, मतलब तैयार हो जाने के बाद। हाँ, यस और नो? जिसका यस है वो हैंड रेज करो, एंगल ऑफ प्रिज्म को चेंज कर सकते हैं। जिसका नो है वो हैंड रेज मत करो। ओके, ओके, सब लोगों का नो है, वेरी गुड। तो हम लोग ये वाला जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसको चेंज नहीं कर सकते। क्या मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं? जिसका नो है वो हैंड रेज करो, जिसका यस है वो हैंड रेज मत करो। ओके, क्या मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को हम लोग चेंज कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं क्या?
हाँ क्लास चल ओके किसी का भी नहीं है। सब लोग बोलते हो कि हम लोग मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को चेंज कर सकते हैं ना। कोई भी हैंड रेज मत, कोई भी हैंड रेज नहीं किया, उसका मतलब है हम लोग मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को चेंज कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं क्या मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को? अरे जल्दी बताओ। नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, वेरी गुड। मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, मटेरियल ऑफ द प्रिज्म को भी चेंज नहीं कर सकते हैं, तो किसको चेंज कर सकते हैं बोलो? किसको चेंज कर सकते हैं हम लोग? सर इंसिडेंट एंगल। हाँ हम लोग डेविएशन एंगल को, ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, ये वाला इंसिडेंट एंगल को चेंज कर सकते हैं, तो जाके डेविएशन एंगल हमारा चेंज हो जाएगा। तो डिफरेंट इंसिडेंट एंगल के लिए जो डेविएशन एंगल होता है वो डिफरेंट होता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को। हम लोग एक आईडी कर्व के लिए ये समझ लो कि हमारा इंसिडेंट एंगल है और ये हमारा डेविएटेड एंगल है। ओके, तो यहाँ पे जब 30 डिग्री लिया जाता है और प्रिज्म एंगल कितना डिग्री के लिए? ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए ये वाला हमारा इक्विलैटरल प्रिज्म हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री। तो जब भी हमारा इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री लिया जाता है तो ये वाला 45 डिग्री होता है। ये वाला कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री होता है हमारा डेविएशन। ओके, जैसे ही उसको इंक्रीज किया जाएगा, समझ लो कि उसको 35 किया जाएगा, तो ये घटकर आ जाएगा 42 पे। ये घटकर आ जाएगा कितना पे? 42। ओके, उसको अगर हम लोग 40 ले जाएंगे तो ये घटकर फिर से घटकर आ जाएगा 40 डिग्री पर। कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। अगर उसको ज़्यादा इंक्रीज करेंगे ना, समझ लो कि हम लोग 45 कर देंगे, तो ये फिर बढ़कर कितना डिग्री हो जाएगा? 46 या 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम होता है उसका, मतलब इंसिडेंट एंगल पहले इंक्रीज करने पर ये वाला जो डेविएशन एंगल है वो पहले घटता है, उसके बाद एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर, समझ लो कि ये वाला जो एंगल है 40 डिग्री जो हम लोगों ने लिया है, उस एंगल पर जो डेविएशन एंगल होता है वो मिनिमम होता है। तो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है, ये वाला इंसिडेंट एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब ये वाला जो इंसिडेंट एंगल के लिए उसका जो डेविएशन होता है वो हमेशा ही मिनिमम होता है। और उसका जो ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पहले तो डिक्रीज हो रहा है डेविएशन, इंसिडेंट एंगल बढ़ने के साथ साथ इंसिडेंट एंगल को जैसे ही इंक्रीज किया जाता है तो डेविएशन एंगल फिर पहले क्या करता है? घटता है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आने के बाद, लेट्स से द पर्टिकुलर पॉइंट इज O, तो O पॉइंट आने के बाद ये फिर से इंसिडेंट एंगल को अगर इंक्रीज किया जाएगा तो उसका डेविएशन एंगल पे भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ये एक यू शेप्ड ग्राफ आता है। अगर इसको आईडी कर्व बोला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? आईडी कर्व, मतलब इंसिडेंट एंगल डेविएशन एंगल कर्व। ओके, और ये जो इंसिडेंट एंगल डेविएशन एंगल कर्व होता है ये एक यू शेप्ड ग्राफ होता है। ये क्या होता है? यू शेप्ड ग्राफ होता है। क्लियर? यस सर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले जाओ जल्दी जल्दी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सब लोगों को ये एक रिक्वेस्ट है कि टाइम पे आ जाओ सब लोग, ऐसे बीच बीच में आने से समझ में नहीं आएगा। क्लास 10 है इसलिए ज़्यादा लाइट नहीं रहना है, पढ़ना है घर में। ओके, हो जाएगा, ऐसे मत करना है।
ओके, समझ में आया? पैरल क्रिस, पैरल क्रिस, समझ में आ रहा है? प्रवीण मुदली, Yes, sir. ओके। प्रेम साई, पुतल दास, पुतल, समझ में आ रहा है? पुतल, ओके, ठीक है। तो हम लोग फिर से चलेंगे अगला टॉपिक पर। अगला टॉपिक के लिए उससे पहले हम लोग थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, लेट्स हम लोग क्वेश्चन कर देते हैं। सुनो, तो हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन करने के बाद स्क्रीनशॉट हो गया सब लोगों का? ओके ओके, जिसका भी हो गया तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो तो। क्वेश्चन हमारा है, ये वाला। क्या सब लोगों को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पहला क्वेश्चन में बोला गया है, व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes through a glass prism, it suffers to refraction. During this refraction, the ray bends. Okay, क्या जो ग्लास सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है, ये नीचे ही एक प्रिज्म है, देखो तो ये नीचे वाला प्रिज्म को, ये नीचे ही एक प्रिज्म है ना, ये वाला प्रिज्म में कितना रिफ्रैक्शन होता है? एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, एक बार जैसे ही लाइट यहाँ बेंड करता है तो हम लोग एक बार रिफ्रैक्शन बोलेंगे यहाँ पर। ओके, और दूसरी बार ये दूसरी सरफेस पर रिफ्रैक्ट होता है, मतलब ये दो बार रिफ्रैक्ट होता है। एक बार पहले सरफेस फर्स्ट लैटरल सरफेस पर और दूसरी बार सेकंड लैटरल सरफेस पर उसका रिफ्रैक्शन होता है। तो दो बार ये रिफ्रैक्शन होता है और हर बार ये क्या करता है कि देखो तो ये वाला लाइट यहाँ जाना था पर थोड़ा सा उसका बेस के तरफ ऐसे मुड़ गया, उसका बेस के तरफ मुड़ जाता है ना। और दूसरी बार भी ये ऐसे जाना था पर उसका बेस के तरफ थोड़ा सा मुड़ गया। ओके, तो ये वाला जो बेंडिंग होता है वो हर बार बेस के तरफ होता है, वो हर बार प्रिज्म का बेस के तरफ होता है। ओके, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द बेस इन बोथ केसेस, ये वाला रॉन्ग है। टूवर्ड्स द बेस इन द बोथ केसेस, ये वाला करेक्ट है। टूवर्ड्स द बेस इन द फर्स्ट केस एंड अवे फ्रॉम द बेस इन द सेकंड केस, ये भी रॉन्ग है। अवे फ्रॉम द बेस इन द फर्स्ट केस एंड टूवर्ड्स द बेस इन द सेकंड केस, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि हमेशा ही ये क्या करता है? बेस के तरफ ही मुड़ता है। क्लियर? ये क्लियर है? जल्दी बताओ। Yes, sir. वेरी गुड अंशु। तो हमेशा ये किसकी तरफ मुड़ता है? अंशु कुमारी, तो हमेशा ही ये बेस के तरफ मुड़ता है। ओके, क्लियर? तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो वाला देखो तो। 2 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल्स आर। एंगल, कौन सा एंगल करेक्टली मार्क किया गया है? तो मैं अब पूछना चाहता हूँ, इंसिडेंट एंगल किस किस के बीच में होता है? इंसिडेंट एंगल किस किस का बीच में होता है? हाँ, किसके बीच में होता है? सुनो, ओके,
तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वो नॉर्मल, ये वाला हमारा नॉर्मल हो गया और ये वाला हमारा इंसिडेंट एंगल हो गया, तो उसका बीच में होना चाहिए इंसिडेंट एंगल। पर यहाँ पर क्या किया है कि ये वाला जो इंसिडेंट एंगल है वो उसका बीच में होना चाहिए, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट एंगल के बीच में होना चाहिए। पर यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल है वो यहाँ पे है। क्या ये करेक्ट है इंसिडेंट एंगल? इंसिडेंट एंगल करेक्ट है क्या? जल्दी जल्दी। नो सर। ओके, वेरी गुड। तो इंसिडेंट एंगल करेक्ट नहीं है, तो आई इज रॉन्ग। ओके, आई रॉन्गली मार्क किया गया है। ओके, तो रिफ्रैक्टेड एंगल क्या होता है? रिफ्रैक्टेड एंगल भी हमारा ये वाला क्या हो गया नॉर्मल, और ये वाला क्या हो गया रिफ्रैक्टेड रे। मतलब उन लोगों के बीच में जो एंगल होगा ये रिफ्रैक्टेड रे होना चाहिए। पर यहाँ पे इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे है इन लोगों के बीच में एंगल दिया है। ओके, क्या ये वाला रिफ्रैक्टेड रे होगा? नहीं, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे भी यहाँ पे रॉन्गली मार्क किया गया है। पर यहाँ पे ये वाला नॉर्मल हो गया और ये वाला हमारा एमर्जेंट रे हो गया, ये वाला नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एमरजेंस ई। एंगल ऑफ एमरजेंस ई होता है। तो ये वाला करेक्ट है, ये वाला करेक्टली मार्क किया गया है ई को। और जो प्रिज्म एंगल है वो दो लैटरल सरफेस के बीच में जितना एंगल होता है उसको प्रिज्म एंगल बोला जाता है ए। ओके, और ये वाला करेक्टली मार्क किया गया है, मतलब ए को करेक्टली मार्क किया गया है और ई को करेक्टली मार्क किया गया है, पर आई और आर को करेक्टली मार्क नहीं किया गया है। तो उसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए एंड ई को करेक्टली मार्क किया गया है, ऑप्शन ए। ओके, क्लियर? तो हम लोग फिर से चलेंगे नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसको घर में करना है, जिसको करना है वो स्क्रीनशॉट ले जाओ। सब लोगों को करना है घर में ये। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं है उसमें? क्या? सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल ऑप्शन नहीं है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। ओके ओके, मैं करता हूँ। करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। देखो तो अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। A student traces the path of ray of light through a triangular glass prism, okay, for different values of angle of incidence. On analyzing the ray diagrams, which of the following conclusion is he likely to draw? Okay, ये वाला बोल रहा है कि ए स्टूडेंट क्या किया कि डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ए स्टूडेंट ट्रेसेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू द ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल। मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंसिडेंट एंगल के लिए वो डेविएशन एंगल को ड्रॉ कर रहा है, एमर्जेंट रे को ड्रॉ कर रहा है। ऑन एनालाइजिंग द रे डायग्राम्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज लाइकली टू ड्रॉ, मतलब कौन सा कंक्लूजन को वो ड्रॉ कर सकता है। द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, हो सकता है क्या? एमर्जेंट रे पैरेलल टू द इंसिडेंट रे हो सकता है। मतलब ये वाला जो हमारा एमर्जेंट रे है, देखो तो सुनो, कहाँ चले गए? ये वाला जो हमारा एमर्जेंट रे है, ये वाला जो इंसिडेंट रे है हमारा, ये वाला जो इंसिडेंट रे है, ये वाला कभी भी एमर्जेंट रे को पैरेलल हो सकता है? ये वाला नहीं हो सकता है। तो पहला जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, दूसरा कंक्लूजन में बता रहा है द एमर्जेंट रे bends at an angle to the direction of the incident ray. This can be a correct statement and this is the correct statement. Okay, the emergent ray bend at an angle to the incident ray, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट्स को एमर्जेंट रे क्या करता है, थोड़ा सा बेंड होता है इंसिडेंट एंगल से, इंसिडेंट रे से एमर्जेंट रे थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो ये वाला करेक्टली कंक्लूडेड स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है द एमर्जेंट रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे are at right angles to each other. No,
दिस कैनॉट बी, ओके, राइट एंगल नहीं हो सकता है. द एमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, ये भी नहीं हो सकता है. एमर्जेंट रे कभी भी इंसिडेंट एंगल को परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है. ओके, क्लियर. तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? दूसरा स्टेटमेंट. द एमर्जेंट रे बेंट एट एन एंगल टू द इंसिडेंट रे. एमर्जेंट रे क्या करता है? कुछ एंगल से इंसिडेंट रे से बेंड हो जाता है, और वो वाला एंगल को हम लोग डेविएशन एंगल बोलते हैं. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Very good. Next question. Which of the following graph represents the correct variation of angle of incidence and angle of deviation in the study of refraction of light through a triangular glass prism? मतलब ये वाला जो चारों ग्राफ है ये आईडी कर्व है. मैंने अभी बताया था आईडी कर्व. ओके, आईडी कर्व में कौन सा ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट किया जाता है? आई और डी को. ओके, आई को हम लोग हमेशा ही एक्स एक्सिस पे लेते हैं और डी को हमेशा ही वाई एक्सिस पे लेते हैं. तो कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन किया है? आईडी ग्राफ हमेशा ही कैसे होता है? कौन सा शेप्ड होता है आईडी ग्राफ? अभी बताया गया था यू शेप्ड होता है. तो इसमें से जो चारों है कौन सा यू शेप्ड है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा. ऑप्शन 3. वेरी गुड. तीसरा जो होता है वो यू शेप्ड होता है, तो ये वाला करेक्टली ऑप्शन है. और उसमें जो लीस्ट डेविएशन होगा, मतलब जो सबसे कम डेविएशन होगा, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. उसको डीएम बोला जाता है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन. और ये वाला जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पे एक ट्विस्ट आता है. क्या ट्विस्ट आता है? ये वाला जो रिफ्रैक्टेड रे होता है ना, वो हमेशा ही बेस को क्या होता है? पैरेलल. जब भी हमारा डेविएशन एंगल मिनिमम होता है, जब भी हमारा डेविएशन एंगल मिनिमम होता है, तो हमारा जो रिफ्रैक्टेड रे होता है वो बेस को हमेशा ही क्या होता है? पैरेलल होता है. ये वाला काम में आता है. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? ये याद रखना है. ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना. नेक्स्ट दिया गया है द फैक्टर्स ऑन विच, लास्ट क्वेश्चन प्रिज्म का, द फैक्टर्स ऑन विच द एंगल ऑफ डेविएशन थ्रू ए प्रिज्म डिपेंड्स. ओके, कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? ये वाला भी तुम लोगों को बताया गया है. एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करता है. कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ. तो ये हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. मतलब जो डेविएशन एंगल है वो प्रिज्म एंगल पे भी डिपेंड करता है, इंसिडेंट एंगल पे भी डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है. ओके, क्लियर. तो हम लोग चलेंगे दूसरे स्लाइड पर, और दूसरा स्लाइड जो हमारा होता है ये वाला. दिखाई दे रहा है सब लोगों को? दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 7. ओके, पढ़ो तो. इन एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ए स्टूडेंट वुड फाइंड दैट द एमर्जेंट रे. ओके, वो बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग किया गया है, और एंगल ऑफ एमर्जेंट कैसे हो जाएगा. तो अभी ही हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि क्या हो जाएगा? बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे हो जाएगा. ये उसका करेक्ट आंसर है, बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. ओके, जो हमारे इंसिडेंट रे होता है और जो एमर्जेंट रे होगा, ये थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा इंसिडेंट रे से. ये वाला हमारा इंसिडेंट रे हो गया, और ये वाला हमारा एमर्जेंट रे हो गया. तो एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे थोड़ा सा एक दूसरे से बेंड हो जाएंगे. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन टी. ओके, बेंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे.
नेक्स्ट, for tracing the path of a ray of light through a glass prism, the ideal distance between two pin is, मतलब ये कैसे ड्रॉ किया जाता है सुनो। यहाँ पर हमारा प्रिज्म हो गया। देखो हम लोग ये वाला एक्टिविटी को जैसे ही तुम्हारा क्लास शुरू हो जाएगा ऑफलाइन पे, हम लोग ये वाला एक्टिविटी को करेंगे। तो क्या किया जाता है, ये वाला जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे पे दो नीडल को ऐसे पिन किया जाता है, मतलब दो नीडल को रखा जाता है ऐसे, ओके, इंसिडेंट रे पे। और ये दो नीडल को ये वाला सरफेस पे, ये जो दूसरा सरफेस है ना, ये वाला दूसरे सरफेस पे उसको ऑब्जर्व किया जाता है और यहाँ पे दो नीडल को ऐसे पिन किया जाता है बोर्ड में। और ये दो पिन होने के बाद ये दो को ऐसे एक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट किया जाता है। तो ये हमारा बन गया इंसिडेंट रे और ये हमारा बन गया एमर्जेंट रे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा डेविएटेड एंगल। तो यहाँ पे जो दो पिन को ऐसे क्या किया जाएगा, पिन किया जाएगा। ये बोल रहा है कि ये दोनों पिन के बीच जो आइडियल डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। जो आइडियल डिस्टेंस उन लोगों के बीच है वो कितना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला मिडिल पे रहना चाहिए। तो ये वाला 3 to 5 cm पे बेहतर है, ओके। ये वाला जो डिस्टेंस है वो 3 to 5 cm पे बेहतर है। तो हमेशा ही हम लोग ट्राई करेंगे कि दो पिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 to 5 cm लेंगे, ओके। नहीं तो 6 to 8 cm भी ले सकते हैं हम लोग उसको, ओके। पर ज़्यादा नहीं लेंगे, 10 cm से 15 cm ऐसे नहीं लेंगे और ज़्यादा स्मॉल भी नहीं लेंगे, 2 to 3 cm भी नहीं लेंगे। तो आइडियल डिस्टेंस के लिए हम लोग 6 to 8 ले सकते हैं, नहीं तो 3 to 5 ले सकते हैं। ये बेहतर है 3 to 5, ओके। क्लियर? हाँ, ओके ओके। नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट इन द पर्टिकुलर केस व्हेन I equals to E, the refracted ray in the prism will be, ओके। ये वाला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला जाता है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट टू ट्रेस द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट एट ए पर्टिकुलर केस I इक्वल्स टू E हो रहा है। I इक्वल्स टू E मतलब जो इंसिडेंट एंगल है वो एमर्जेंट एंगल के साथ बराबर हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है द रिफ्रैक्टेड रे इन द प्रिज्म विल बी, रिफ्रैक्टेड रे कैसे हो जाएगा, नॉर्मल टू द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, नॉर्मल टू द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, परपेंडिकुलर टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। कैसे बन जाएगा अगर I इक्वल्स टू E हो जाएगा तो, ओके। क्या ये वाला सॉल्व कर सकते हो तुम लोग? देखो मैं बता रहा हूँ, समझ लो कि हमारे यहाँ पर एक प्रिज्म है, ओके। प्रिज्म हो गया ये वाला, ध्यान से सुनो। ये वाला हमारा इंसिडेंट एंगल होगा, कौन सा वाला, ये वाला हमारा हो जाएगा इंसिडेंट एंगल I। तो ये वाला हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पर भी जितना रिफ्रैक्टेड एंगल होगा यहाँ पर भी उतना ही रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। तो ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल आगे चलकर बनेगा क्या, एमर्जेंट एंगल बनेगा। और अगर हम लोग पहला सरफेस पे, ये सरफेस नंबर 1 है, ये सरफेस नंबर 2 है, तो हम लोगों का आता था एक लॉ आता था स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता था, साइन I बाई क्या बोलता था, साइन R इक्वल्स टू μ2 बाई μ1 और N2 बाई N1, ये बोलता था ना। तो N2 क्या है, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और N1 क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पर बोला गया है कि I जो होगा वो E के साथ बराबर होगा, ओके क्लियर। तो फास्ट सरफेस के लिए अगर हम लोग स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे तो पहला सरफेस का जो इंसिडेंट एंगल होगा वो हो जाएगा साइन I, और दूसरा सरफेस का जो पहला सरफेस का जो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा वो बन जाएगा साइन R। और लेट से ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्या होता है, 1।
एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ही क्या होता है 1। तो यहाँ पे n2/n1 बनेगा n/1। ओके क्लियर। तो दूसरा सरफेस पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पर है वो हो जाएगा r, और जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो हो जाएगा क्या e। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन r बाई क्या लिखेंगे साइन e। ओके साइन r बाई साइन e। और यहाँ पे जो दूसरा मीडियम है सेकंड सरफेस पे वो एयर है, तो दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है n है। ओके तो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। दोनों इक्वेशन को जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को मिलेगा साइन आई बाई साइन आर। ओके साइन आई बाई साइन आर इंटू साइन आर बाई साइन ई, साइन आर बाई साइन ई इक्वल्स टू n/1 इंटू 1/n। तो ये क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, क्योंकि n क्या हो जाएगा कैंसिल, r क्या हो जाएगा कैंसिल। ओके r भी कैंसिल हो जाएगा और n भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन पे क्या बनेगा कि साइन आई इक्वल्स टू क्या बनेगा साइन ई, साइन आई इक्वल्स टू क्या बनेगा साइन ई। तो ही हम लोग बोल सकते हैं आई इक्वल्स टू क्या बनेगा ई बनेगा। ओके आई इक्वल्स टू ई बनेगा। तो ये कब होता है जब ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल है वो इक्वल होता है। उसका मतलब ये है कि जो हमारे रिफ्रैक्टेड रे है ना वो हमेशा ही जो बेस ऑफ द प्रिज्म को क्या हो जाएगा पैरेलल। ओके तो ये वाला आंसर हो जाएगा पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ओके क्लियर। उसको याद रखना है। क्या याद रखना है, जब भी आई इक्वल्स टू ई हो जाएगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के साथ क्या होगा पैरेलल। ओके पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। क्लियर ऑल ऑफ यू। इसको याद रखो कि जब भी आई इक्वल्स टू ई हो जाएगा एक प्रिज्म में तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस के साथ क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। ओके उसके बाद ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। ए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म हैज 2 triangular bases and 3 rectangular lateral surfaces, 2 rectangular bases and 2 rectangular lateral surfaces, 3 triangular bases and 2 triangular lateral surfaces, 3 rectangular bases and 3 triangular surfaces। उसका आंसर कौन बताएगा 10 नंबर का। कितना रेक्टेंगुलर और कितना ट्रायंगुलर सरफेस होता है, 2 क्या होता है ट्रायंगुलर सरफेस होता है और उसका 3 क्या होता है लैटेरल सरफेस होता है। ओके उसका आंसर ये हो जाएगा। एक प्रिज्म में हमेशा ही 3 लैटरल सरफेसेस होता है और 2 ट्रायंगुलर सरफेसेस होता है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस। ओके क्लियर। क्लियर है सब लोग। यस सर। वेरी गुड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ओके रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, ये वाला हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म हो गया। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ओके तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे अभी। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, तो जब भी वाइट लाइट को न्यूटन ने क्या किया था, आइजैक न्यूटन ने एक बार लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट वाइट लाइट को इंसिडेंट कर रहे थे। तो वो उन लोगों को जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट के बाद ये पता चला कि वाइट लाइट को जब प्रिज्म पे इंसिडेंट किया जाता है वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। कितने कलर्स में स्प्लिट हो जाता है 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। और ये किसका एक्सपेरिमेंट था, आइजैक न्यूटन का एक्सपेरिमेंट था।
जब भी वाइट लाइट को यहाँ एंटर किया कराया जाएगा, ये वाला हमारा वाइट लाइट हो गया, तो ये देखा जाता है कि प्रिज्म देने के बाद, प्रिज्म दे के आने के बाद ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। और जो 7 कलर्स होता है वो होता है विबगर, VIBGYGYOR, ओके, विबगर होता है। विबगर का मतलब क्या है? V से हो जाएगा वायलेट, I से हो जाएगा इंडिगो, B से हो जाएगा ब्लू, G से हो जाएगा ग्रीन, Y से हो जाएगा येलो, O से हो जाएगा ऑरेंज एंड R से हो जाएगा रेड कलर, ओके। ये वाला जो मतलब जो हर एक कलर का फॉर्मेशन होता है उसको बोला जाता है स्पेक्ट्रम। उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ द कलर, डिफरेंट कलर्स, स्पेक्ट्रम, ओके, उसको स्पेक्ट्रम बोला जाता है। मतलब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट कलर व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब जो भी डिफरेंट कलर्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स। एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स? व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म इट जनरेट्स डिफरेंट कलर्स। मतलब ये हर एक कलर को क्या करता है? अलग अलग कर देता है, और इसको ही हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स बोलते हैं। क्लियर? तो ये दिखा था, ये कौन देखा था? न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन, ओके। ये न्यूटन से एक्सपेरिमेंट था। न्यूटन एक्सपेरिमेंट किए थे ये वाला को, जब भी वाइट लाइट को प्रिज्म पे इंसिडेंट किया गया था तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया था। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन, डिस्पर्सन, ओके, डिस्पर्सन बोलते हैं। तो डिस्पर्सन एक इफेक्ट है, एक क्या है ये? इफेक्ट। जैसे तुम लोगों को फीवर होता है, तो फीवर होने से हमारा सर दर्द करने लगता है, सर दर्द करने लगता है, या तो हम लोगों को खांसी आने लगता है, या ऐसे कुछ इफेक्ट होता है फीवर का। वैसे ही आँख जलने लगता है फिर। क्या? अंशु कुमारी बोलो, क्या हुआ? तो फीवर होने से हम लोगों का डिफरेंट सिम्टम्स हमारे होते हैं। वैसे ही डिस्पर्सन का एक जो फेनोमेना है, डिस्पर्सन फेनोमेना का एक इफेक्ट है कि वाइट लाइट जब भी प्रिज्म में एंटर करता है वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ये एक डिस्पर्सन का इफेक्ट है। तो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े थे, जब भी लाइट एक क्या होता है 9th क्लास में? लाइट एक वेव होता है ना। ऐसे वेव हम लोग पढ़े थे कि लाइट एक तरह का वेव है। और कितने वेव्स के बारे में हम लोग पढ़े थे? ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे एक था कि वेवलेंथ किसको बोला गया था? वेवलेंथ बोला गया था क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोले थे? वेवलेंथ बोला गया था। क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरा क्रेस्ट तक को, क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोला गया था? हमारे लैम्बडा, वेवलेंथ ऑफ लाइट बोला गया था ये। क्या ये बोला गया था? क्लास 9 आर्यन पढ़ी, आयुष लिंका, आयुष नाहक, बेनितिस यस सर। तो बोला गया था क्या? जो वेव लेंथ है वो क्रेस्ट से, एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का डिस्टेंस होता है, ओके। और यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी एक था, फ्रीक्वेंसी एफ। तो फ्रीक्वेंसी पढ़ाया गया था। फ्रीक्वेंसी क्या है? समझ लो कि हम तुम लोगों का जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में 60 बच्चे आते हैं, तो कितना बच्चे यहाँ से लेफ्ट करेंगे क्लास खत्म होने के बाद? 60 बच्चे लेफ्ट करेंगे कि 60 बच्चे आते हैं इसलिए 60 बच्चे लेफ्ट करेंगे। तो ये उसका फ्रीक्वेंसी होता है, ओके, कितना आ रहे हैं और कितना जा रहे हैं। तो वैसे ही
जो भी लाइट उसको अप्रोच करेगा, जितना वेवलेंथ एक प्रिज्म को अप्रोच करेगा एक प्रिज्म के पहला सरफेस के ऊपर, उतना ही वेवलेंथ उसको लेफ्ट करेगा। ओके, तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जो लाइट एंटर करता है उसमें चेंज नहीं होता है, क्योंकि जितना वेव आता है अप्रोच करता है एक बाउंड्री की तरफ, समझ लो कि हमारा ये बाउंड्री हो गया, उसको 10 वेव्स अप्रोच कर रहे, तो यहाँ से 10 वेव्स को क्या होना पड़ेगा, उन लोगों को लेफ्ट होना पड़ेगा। ओके, 10 वेव्स अगर आ रहा है तो 10 वेव्स को हम लोगों को जाना पड़ेगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा ही क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब ये वाला मीडियम 1 पे जितना उसका फ्रीक्वेंसी होता है, मीडियम 2 को एंटर करने से लाइट उसका फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंज नहीं होता है, उसका फ्रीक्वेंसी में उसका कभी भी चेंज नहीं होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ही कांस्टेंट होता है, पर उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग मीडियम पे लाइट का स्पीड क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे ही वैक्यूम में उसका स्पीड मैक्सिमम होता है, जैसे ही वो एयर मीडियम को आता है उसका स्पीड बदल जाता है, वाटर में उसका स्पीड बदल जाता है, ग्लास में उसका स्पीड बदल जाता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ओके, तो इसलिए जो लाइट होता है उसका फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहता है एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जब एंटर करता है, पर उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। तो इसलिए अगर हम लोग वैक्यूम में कंसिडर करेंगे, वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है वो c होता है, और c सबसे मैक्सिमम होता है, और c का जो वैल्यू होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये लाइट वैक्यूम में उसका स्पीड होता है। तो ये वाला स्पीड को अगर हम लोग लिखेंगे c = λ0 × f, let's say λ0 is the wavelength of light in vacuum and f is the frequency of the light. And when the light enters from vacuum to another medium, let's say the another medium is air, then we can say the velocity of light can be written as lambda into f, and lambda is the wavelength of light in air. Okay, so if we divide the two equations, then we will get c by lambda, c by v equals to λ0 into f by lambda f। ओके, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा, कैंसल, तो λ0 by लैम्बडा बनेगा। और c by v क्या होता है, c by v क्या होता है, c by v, आयुष लिंका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेरी गुड। तो c by v होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा n। ओके, तो c by v के लिए हम लोग n पुट कर सकते हैं, तो n इक्वल्स टू क्या बनेगा, λ0 बाई लैम्बडा। ओके, λ0 तो कांस्टेंट है क्योंकि λ0 है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ इन वैक्यूम। ओके, वेवलेंथ इन वैक्यूम हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो वेवलेंथ इन वैक्यूम हमेशा ही कांस्टेंट होता है, इसलिए जो n है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/λ। मतलब जो अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, और वेवलेंथ अगर कम हो जाएगा तो वो वाला मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डिफरेंट कलर के लिए अलग सा हो जाएगा। ओके, वेवलेंथ अगर कम हो गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वेवलेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, क्लियर। क्लियर है सब लोगों को ये वाला वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव, Yes, sir. हाँ, वेवलेंथ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिपेंड करता है, n = λ0 बाई लैम्बडा, और इसी को ही डिस्पर्सन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, डिस्पर्सन। एक स्टेटमेंट लिखना है कि द डिपेंडेंस ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, द डिपेंडेंस ऑफ wavelength of light, the dependence of wavelength
नहीं तो ऐसे लिख लो उसको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ द डिपेंडेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर द डिपेंडेंस ऑफ refractive index of a material on wavelength of light, each called dispersion. Okay, the dependence of refractive index of a material on the wavelength of light. Okay, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और इसको बोला जाता है डिस्पर्सन. क्लियर ऑल ऑफ यू? डिस्पर्सन क्या होता है और ये डिस्पर्सन क्यों होता है हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड. ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं और सब लोगों को आना है क्लास में. ओके, Okay, sir. वेरी गुड निखिल. Yes, sir.